ओके ठीक है। सो आप लोग को बोर्ड दिखाई दे रहा है, वाइट बोर्ड? ओके। सो यस सर। हाँ ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सो एच सी वर्मा की आगे की प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व कर रहे थे। कल हम लोगों ने पेज नंबर कौन सा, पेज नंबर 77, इसमें हम लोग थे जहाँ तक मैं, 76। हाँ 76 कंप्लीट कर लिया था, 77 में हम लोग थे और 77 में ही हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो 77 में आ, एक फोर्थ क्वेश्चन दिख रहा है हम लोग को, फिगर वाला। तो उसमें क्या है, उसमें सिचुएशन ये है कि दो स्प्रिंग बैलेंस है। और कल स्प्रिंग बैलेंस के बारे में कल थोड़ी बात हो गई कि वो किस तरीके से अपनी पॉइंटर्स को रीड करता है, किस तरीके से रीडिंग देता है, इस तरीके की बात हम लोगों ने की है, ठीक है। सो कल कर ली, और उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि यहाँ पे एक के जगह दो वेइंग मशीन स्प्रिंग वाले रखे हुए हैं, ठीक है। और दोनों इस तरीके से लटके हुए हैं और नीचे लटका हुआ है 10 kg। और फिर आपको बताना है कि भाई क्या दोनों में 5-5 kg देगा रीडिंग, या दोनों में 10-10 kg देगा, या एक में 10 देगा एक में 0 देगा, क्या होगा ये आपको रिपोर्ट करना है। तो चैट में तुरंत लिख देंगे आपको जो ओपिनियन है। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर ये है 4, पेज नंबर 77 में, पेज नंबर 77 क्वेश्चन नंबर 4। अपना ओपिनियन देंगे क्या होने वाला है। दोनों स्प्रिंग में सेम दिखाएगा 5-5, या दोनों में 10-10 दिखाएगा, या क्या होगा, या एक में 10 एक में 0 दिखाएगा, कैसा होगा, ये चीज़ आपको चैट में लिखनी है, ठीक है। लिख रहे हैं? सर स्प्रिंग बैलेंस का मास जीरो अज्यूम करेंगे। हाँ, स्प्रिंग बैलेंस का मास 0 एज्यूम करेंगे। ओके, सो अलग अलग ओपिनियंस आ रहे हैं। दोनों 10 शो करेंगे, या एक 5-5 शो करेंगे, या ऐसा ऐसा अलग अलग ओपिनियंस आ रहे हैं, ठीक है। सो मैं बना देता हूँ कि एग्जैक्टली क्या रीड होने वाला है एट्सेट्रा, ठीक है। ओके, सो अपने पास सिचुएशन कैसी है? सिचुएशन ऐसी है कि आ, ये सीलिंग है, ठीक है। और इसमें एक ये स्प्रिंग बैलेंस इस तरीके से है, इसका हुक मान लिया, और फिर इसके थ्रू दूसरा स्प्रिंग बैलेंस यहाँ पे लटका हुआ है, ठीक है। और इसके हुक में लटका हुआ है 10 kg ब्लॉक, ठीक है। अब इसमें अपने को पता करना है कि आ, ये जो दोनों स्प्रिंग्स है, स्प्रिंग बैलेंसेस है, ये क्या रीडिंग करेंगे, इसको एक्सप्लेन करना है। ओके, एक्सप्लेन मैं करूँ उससे पहले आप लोगों में से कोई एक बार ट्राई करेंगे एक्सप्लेन करने का। सो पार्वती आप ट्राई कर सकते हैं एक्सप्लेन करने का, क्यों आपका कहना है कि दोनों में 10 ही रीडिंग देगा, 5-5 नहीं, या जो कोई और रीडिंग नहीं देगा। पार्वती है ना? हाँ हाँ ठीक है। हाँ पार्वती ट्राई करेंगे आप? हाँ हाँ, आप ट्राई कीजिए एक्सप्लेन करने का कि क्यों आपको लगता है कि दोनों 10 kgs के ब्लॉक, दोनों 10 kgs ही शो करेंगे। सर फर्स्ट वाला, अब जो वो मशीन वो है उसका मास नहीं है, जीरो है। तो फिर जो फर्स्ट वाला है बॉडी, तो वो 10 kg को पकड़ा है, तो फिर उसके लिए उसका जो वेट है वो 10 होगा। और उसका जो मास है वो नेग्लेजिबल है, तो फर्स्ट वाला भी उसी से अटैच है, तो उसका भी उसको भी यही फील होगा कि वो 10 kg ही वेट उसको एज्यूम हो रहा है। ओके ठीक है। मैं भी उसी को चीज़ को अच्छे से थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। ओके, सो एसेंशियली क्या हो रहा है
कि ये जो डिवाइस है ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है इसके नीचे जितना हैवी वेट टांग दोगे उतना वेट ये रिपोर्ट कर देगा, ऐसा ये डिवाइस है। ठीक है, अब ये डिवाइस के नीचे कितना वेट लटका हुआ है टोटल, तो आप बोलोगे इसके नीचे कितना वेट लटका है, 10 लटका है, इसके नीचे कितना वेट लटका है, 10 लटका है, उसी चीज़ को ये रिपोर्ट कर देता है। ठीक है, तो एसेंशियली दोनों के नीचे जब 10 लटका हुआ है तो दोनों ही 10 रिपोर्ट करेंगे। ठीक है, ओके। सो इस वैसे प्रॉब्लम मेरे ख्याल से आप लोगों को पहले ही समझ में आ गया था कि दोनों में 10-10 ही रिपोर्ट होना चाहिए। बट एनीवेज अगर किसी को अभी डाउट है तो इस क्वेश्चन में तो आप पूछ सकते हैं। 5 4 3 2 1 0। ओके, ठीक है, कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अ कार एक्सेलरेट्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेटेड बाय ओके 1 horse pulls a cart. Force that helps horse move forward is the force exerted by ground. हाँ ठीक है, ओके। तो ये वाला डायग्राम भी शायद आपने देखा होगा। सेकंड क्वेश्चन जो है उसकी बात कर रहे हैं। तो व्हेन अ हॉर्स पुल्स अ कार्ट द फोर्स दैट हेल्प्स द हॉर्स टू मूव फॉरवर्ड इज़ द फोर्स एक्सर्टेड बाय। तो 4 ऑप्शन हमारे सामने दिए हुए हैं कि कार्ट मतलब हॉर्स को आगे बढ़ने में कौन मदद कर पा रहा है इन चारों फोर्सेस में से। तो आप लोग बता ही सकते हैं, मेरे ख्याल से सबको ये ऑब्वियस होगा बट फिर भी एक बार मेंशन कर दिया जा रहा है। तो 4 ऑप्शन हमारे सामने है कि भाई कार्ट है जो हॉर्स से लगा हुआ है, मतलब बैलगाड़ी मान लो, बैलगाड़ी है, ठीक है। अब उसमें बैल आगे बंधा हुआ है और बैल कार्ट को आगे खींचता है, तो वो आगे की ओर कैसे बढ़ पा रहा है, कौन सा ऐसा फोर्स है जो बैल को आगे बढ़ा रहा है। तो बैल का तो ये 4 फोर्सेस ऑप्शंस में दिए हुए हैं। ठीक है, कौन बनेगा करोड़पति टाइप, हालांकि इसमें पैसा कुछ नहीं मिलता। ओके, सो कार्ट जो बैलगाड़ी है, जो पीछे गाड़ी है वो बैल पे कुछ फोर्स लगा रहा है, जो ग्राउंड है वो बैल पे कुछ फोर्स लगा रहा है, जो ग्राउंड है वो कार्ट पे भी कुछ फोर्स लगा रहा है, और हॉर्स जो है ग्राउंड पे फोर्स लगा रहा है। अच्छा चलो ठीक है, आप लोग लिखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है, अपना ओपिनियन देंगे चैट में ABCD। ओके, सबके पास बुक ना हो तो मैं बता देता हूँ। ऑप्शन ए है कार्ट का फोर्स ऑन द हॉर्स, ऑप्शन बी है ग्राउंड का फोर्स ऑन द हॉर्स, ऑप्शन सी है ग्राउंड का फोर्स ऑन द कार्ट, और ऑप्शन डी है हॉर्स का फोर्स ऑन द ग्राउंड। ओके, सबके आंसर्स बी आ रहे हैं मेरे ख्याल से। तो मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया है कि ग्राउंड का फोर्स, वैसे कल इस बारे में थोड़ी बहुत बात हुई है, उसी से रिलेटेड है, तो मेरे ख्याल से डाउट नहीं होना चाहिए। एनीवेज ठीक है, तो एसेंशियली समझ में आता है बैलगाड़ी में क्या होता है कि भाई ये बैल है, कौन बैल है, तो बैल ही बैल है, आप लोगों में से कोई बैल नहीं है। ओके ठीक है, क्लास में होते तो किसी ना किसी को पकड़ लेता मैं लाइव क्लास में। ओके, सो बैल कैसा होता है, बैल ऐसा होता है, कुछ भी बना देता है बैल का। अरे बैल मस्त बन गया, क्या घोड़ा बन गया। ओके ठीक है, सो बैल जो है और उसके पीछे लगा हुआ है यहाँ पे कार्ट, ठीक है, कुछ भारी भरकम कार्ट लगा हुआ है। अब कार्ट भी बैल को पीछे की ओर, अब बैल आगे बढ़ने की कोशिश करेगा तो कार्ट उसको रोकेगा, ठीक है, वो उस पर कुछ फोर्स लगा रहा है। बट बैल आगे क्यों बढ़ पा रहा है, क्योंकि ज़मीन में फ्रिक्शन है, जो उस फ्रिक्शन, जब बैल ज़मीन पे फोर्स लगा रहा है पीछे की ओर, ज़मीन को पीछे ढकेलने की कोशिश कर रहा है, तो उस प्रोसेस में फ्रिक्शन है करके वो आगे की ओर उसको धक्का लग रहा है, वो आगे बढ़ पा रहा है। तो ग्राउंड फोर्स लगा रहा है बैल पे,
जिससे वो आगे बढ़ रहा है, जो कि ऑप्शन बी है, जो कि आप लोगों ने सही सही गैस कर लिया। ठीक है, गैस करना नहीं कहेंगे इसको, गैस करना तो भाई हवा में करते तब उसको गैस शायद बोलते हैं। एनीवेज ठीक है। अ कार एक्सीलरेट्स ड्यू टू फोर्स एक्सर्टेड बाय द, हाँ ठीक है वो सब छोड़ो। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन है, अ ब्लॉक ऑफ मास m इज प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ इंक्लाइन प्लेन ऑफ एंगल थीटा, फोर्स एक्सर्टेड बाय प्लेन ऑन द ब्लॉक हैज़ मैग्नीट्यूड। ये तो शायद करवा रखा है हम लोगों ने। स्मूथ इंक्लाइन प्लेन नहीं, स्मूथ इंक्लाइन प्लेन, अच्छा, इंक्लिनेशन विथ हॉरिजॉन्टल, ठीक है। द फोर्स एक्सर्टेड बाय द प्लेन ऑन द ब्लॉक, स्मूथ इंक्लाइन प्लेन फोर्स, हाँ ये तो किया हुआ है। ओके, द स्मूथ वेज ऑफ होल सिस्टम एक्सीलरेट हॉरिजॉन्टल सो द ब्लॉक डज नॉट स्लिप ऑन द वेज। ओके, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द, ओके, सूडो फोर्स वाला कंसेप्ट हम लोगों ने कवर किया, राइट? यस सर। ठीक है, तो उसी पे yes बेस्ड sir. ये वाला क्वेश्चन है और उसको हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे सिक्स्थ और फिफ्थ में कुछ अंतर है। पहले मैं फिफ्थ बता देता हूँ, फिफ्थ में तो कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है, उसको बताने की वैसे ज़रूरत नहीं है, और फिफ्थ से हम लोग सिक्स्थ में ट्रांजिशन करेंगे। तो सिचुएशन ऐसी है कि ये है ज़मीन, ये है इंक्लाइन, इंक्लाइन, ये है इंक्लाइन, ठीक है। कुछ एंगल मान लेते हैं अल्फ़ा, एंगल अल्फ़ा, और यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है। तो फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोला है? फिफ्थ क्वेश्चन में बोला है कि ये वेज जो है अपनी जगह पे फिक्स है और ये ब्लॉक स्लाइड करता जा रहा है। तो फिर हम लोग कहते हैं कि भाई एम जी नीचे लगाते हैं फोर्स, एम जी कॉस थीटा, एम जी साइन थीटा, जो नॉर्मल की वैल्यू है वो एम जी कॉस थीटा के बराबर आ जाती है। ऐसा काम हम लोग बहुत बार मेरे ख्याल से अलग अलग प्रॉब्लम्स में कर चुके हैं, तो उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। फिफ्थ वही पूछा है फिफ्थ क्वेश्चन में कि ये जो नॉर्मल फोर्स है वो कितना होगा, तो वो ठीक है, वो बात तो हो गई। अब सिक्स्थ में क्या बोला है? सिक्स्थ में बोला है कि अ ब्लॉक ऑफ मास एम इज प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ वेज ऑफ इंक्लिनेशन थीटा, सेम चीज़ है, ठीक है। द होल सिस्टम इज एक्सेलरेटेड हॉरिजॉन्टली सो दैट ब्लॉक डज नॉट स्लिप ऑन द वेज, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वेज ऑन द ब्लॉक इज, हाँ ठीक है। ओके, सो यहाँ पे अब सिचुएशन थोड़ी चेंज की गई। अब जो वेज अपनी जगह पे फिक्स था, जो आपको दिख रहा है, वो वेज को अब मोशन दे दिया गया, उसको एक्सेलरेट कर दिया गया। उसको एक्सेलरेट ऐसा किया गया कि ये जो ब्लॉक है ये स्लाइड जो होता वो स्लाइड होने से रह गया। तो अगर मैं आपसे पूछूं, इस सिनेरियो में जो पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है, इसमें राइट में एक्सेलरेशन की ज़रूरत होगी या लेफ़्ट में, ताकि ये ब्लॉक अपनी जगह पे रहे? आप ये मान लो ये पूरी चीज़ बस में रखी है, हाँ, तो चैट में आंसर देंगे, चैट में बताएंगे कि भाई ये जो बस में वेज रखा हुआ है, तो इस बस को, अब जब बस रुकी हुई थी तो फिर ये स्लाइड होके नीचे चला जाता, बट बस अगर एक्सेलरेट होगी, बस ऐसा एक्सेलरेट हुआ कि ये ब्लॉक अपनी जगह पे रह गया, तो बस राइट में एक्सेलरेट होने की ज़रूरत है बस को, कि या फिर लेफ़्ट में एक्सेलरेट? पहले तो ये क्वेश्चन हम लोग रिजॉल्व करते हैं। तो आप लोग बता रहे हैं अपने ओपिनियंस चैट में, और चैट में आप बता रहे हैं, मैं देख रहा हूँ क्या ऑप्शंस दिए गए हैं। ओके, लेफ़्ट या राइट लिखेंगे चैट में अपना ओपिनियन। लेफ़्ट राइट, लेफ़्ट राइट के आंसर कम आ रहा है, लेफ़्ट का आंसर ज़्यादा आ रहा है। तो लेफ़्ट मोस्टली आपको समझ में आ गया है, मैं बता देता हूँ लेफ़्ट आंसर क्यों होना चाहिए, राइट क्यों गलत आंसर है, मैं वो बता देता हूँ, ठीक है। ओके, सो आपको ये बात पता है, जैसे बस इधर जा रही होती, ठीक है, आप इसमें खड़े थे, कल वाला जो एग्जांपल, आप यहाँ पे खड़े हुए हैं,
बस में आराम से, और बस आगे की ओर जा रही है, अचानक से उसकी स्पीड कम होती है, उस पर ब्रेक लगता है। ब्रेक लगेगा तो एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होगा? स्पीड जो आगे 10 थी वो स्पीड 0 हो गई, तो ज़रूर एक्सेलरेशन उल्टे डायरेक्शन में होगा। ब्रेक लगाना मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन टाइप की चीज़ होती है। और उस केस में आप जो होते हैं यहाँ पे जो खड़े हुए हैं वो आगे की ओर इधर फेंकाते हैं जब एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होता है, ठीक है। क्या हमको यही डायरेक्शन में सूडो फोर्स जिसको बोलेंगे, जो धक्का हमको फील करना है, क्या इसी डायरेक्शन में चाहिए? तो आपसे कहा क्या जा रहा है भाई, अगर ये एक्सेलरेटेड नहीं होता तो ये नीचे चले जाता आराम से। तो उल्टे डायरेक्शन में, यानी कि इस डायरेक्शन में कुछ फोर्स मिल जाए तो फिर ये ब्लॉक अपनी जगह में रह सकता है। इसका मतलब हमको एक्सेलरेशन लेफ्ट वाला ही चाहिए, या धक्का जो है हमको आगे की ओर फील करना है, एक्सेलरेशन उल्टे डायरेक्शन में हमको चाहिए, ठीक है। अब ये बात यहाँ तक समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। 5 4 3 2 1 0, ठीक है। ये बात समझ में आ गया कि एक्सेलरेशन तो पीछे की ओर चाहिए। ओके, अब ये एक्सेलरेशन कितना चाहिए ताकि ये ब्लॉक अपनी जगह से ना हिले? तो क्या करते हैं भाई, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो कैसा हो जाएगा, ये है ब्लॉक। और किसके हिसाब से फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं? तो जो बस के अंदर बैठा है उसके हिसाब से फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं, जो खुद एक्सेलरेटेड है बस के साथ में, ठीक है। अब ये जो बंदा है जो खुद एक्सेलरेटेड है उसको सूडो फोर्स भी दिखाई देगा। उसको सूडो फोर्स किस डायरेक्शन में दिखाई देगा? तो अपोजिट, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उसके अपोजिट, यानी कि इस डायरेक्शन में उसको एक्सेलरेशन दिखाई दे, सूडो फोर्स दिखाई देगा। कितना सूडो फोर्स? तो बस का एक्सेलरेशन इनटू ब्लॉक का मास, ठीक है, इतना सूडो फोर्स उसको दिखाई देगा। बाकी कौन कौन से फोर्सेस ड्रॉ करते हैं? तो बाकी एक फोर्स होता है अपना ग्रेविटी बाय डिफ़ॉल्ट, mg, ठीक है। और कोई फोर्स है इस ब्लॉक पे ग्रेविटी और ये सूडो फोर्स के अलावा? तो वेज से ये एक तरीके से नॉर्मल। कॉन्टैक्ट में है। नॉर्मल फोर्स जो है उसको भी हमको लेना पड़ेगा, ठीक है। नॉर्मल भी लगा देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे एक नॉर्मल फोर्स ये भी लगा दिया हमने, ठीक है। अब क्या पूछा जा रहा है? अब पूछा जा रहा था हमसे, क्वेश्चन क्या था अपने पास, ओके, कि ये जो नॉर्मल फोर्स है इसकी वैल्यू बताओ इस सिचुएशन में, ठीक है। अच्छा, ए की वैल्यू हमको नहीं पता पर क्या ए की वैल्यू पता लग सकती है? अच्छा, मैं पूछूंगा कि भाई इस सिचुएशन में ये ब्लॉक मूव कर रहा है क्या? इस सिचुएशन में इनफैक्ट हमने ये सिचुएशन बनाई ही ऐसी है ताकि ये ब्लॉक मूव ना करे। ऐसा एक्सेलरेशन दे दिया कि ब्लॉक अपनी जगह पे स्टक हो। इसका मतलब ब्लॉक का एक्सेलरेशन जो है वो ज़ीरो होगा। तो हम लोग दो कंपोनेंट ले लेते हैं, उसका मतलब दो डायरेक्शन में इक्वेशन बना लेते हैं। तो एक इस डायरेक्शन में इक्वेशन बना लेते हैं, ब्लॉक के अलॉन्ग जो ये एंगल अल्फ़ा है या थीटा है, ठीक है। ये एंगल अल्फ़ा है, थीटा है, तो ये भी एंगल अल्फ़ा हो जाएगा, ये 90 माइनस अल्फ़ा। और ये रुका हुआ है ब्लॉक, इसका मतलब ब्लॉक के अलॉन्ग जो इक्वेशन बनेगा वो कैसा दिखाई देगा? तो आप बोलोगे mg, ये अल्फ़ा है तो ये हो जाएगा 90 माइनस अल्फ़ा, mg साइन अल्फ़ा इस डायरेक्शन में इक्वल्स टू ma कॉस अल्फ़ा। ओके, ठीक है। यहाँ पे वापस रिवाइड करते हैं। ये जो डायग्राम है और ये जो इक्वेशन है, नहीं समझ में आया पूछेंगे। 5 4 3 2 1 0, ओके, सबको समझ में? सर इन्हें कॉस अल्फा कैसे है समझें? कौन सा वाला? सर एम ए कॉस अल्फा कैसे है समझ में? एम ए कॉस अल्फ़ा कैसे आया समझ में नहीं आया, बट ये डायग्राम समझ में आ गया, फ्री बॉडी डायग्राम, यस सर। ठीक है। तो ये इक्वेशन कैसे आया नहीं समझ में आया, ठीक है। इस इक्वेशन को बनाते हैं। क्या कहा जा रहा है, ये इक्वेशन जो बनाने की कोशिश करेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में, तो एक इस डायरेक्शन में जो कि इंक्लाइन वाला डायरेक्शन है और एक उसके परपेंडिकुलर, ऐसा कुछ बनाने वाले। फिलहाल इस डायरेक्शन की बात हो रही है जो ब्राउन डायरेक्शन है, ठीक है। ब्राउन डायरेक्शन में क्या बोल रहे हैं कि कौन कौन से फोर्सेज हैं? तो नॉर्मल तो परपेंडिकुलर है, उसका कोई कंपोनेंट नहीं आने वाला। एम ए का एक कंपोनेंट आएगा और एम जी का एक कंपोनेंट आएगा, ठीक है।
चलो, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन ये लगाना है। तो एम ए का कौन सा कंपोनेंट है जो इस डायरेक्शन में है? तो आप बोलोगे एम ए कॉस अल्फा है, तो मैं कह देता हूँ एम ए कॉस अल्फा इस डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा। ये फोर्स का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में हो गया, और वैसे ही जी का कंपोनेंट उल्टे डायरेक्शन में होगा, यानी कि माइनस एम जी साइन अल्फा। क्या किया हमने? फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये चीज़ लिख रहे हैं, ठीक है। किस डायरेक्शन में फोर्स? इस डायरेक्शन में फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब ये ब्लॉक का एक्सेलरेशन अलोंग द इंक्लाइन हमारे सिचुएशन में क्या है? तो हमारे सिचुएशन में अकॉर्डिंग टू द पर्सन हेयर जो बस के अंदर बैठा हुआ है, उसके हिसाब से ये स्टक है, रुका हुआ है, यानी कि ये एक्सेलरेशन कितना हो गया? ज़ीरो, ठीक है। वही चीज़ ज़ीरो को यहाँ पे रख देंगे, साइन अल्फा इधर कर देंगे, कॉस अल्फा उधर, वही पिछला इक्वेशन आ जाएगा जो थोड़ी देर पहले मैंने लिखा था, वही चीज़ यहाँ पे लिखी है। ये चीज़ अगर क्लियर नहीं होगी तो पूछेंगे। 5 4 3 2 1 0, ठीक है। ये इक्वेशन क्लियर है। इससे हमको एक्सेलरेशन के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अल्फ़ा क्या चीज़ है? अल्फ़ा तो इंक्लाइन का एंगल है जो फिक्स है, इसकी इन्फॉर्मेशन हमको चाहिए ही चाहिए, ठीक है। और जी हमको पता होता ही है। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? जी साइन अल्फ़ा बाय कॉस अल्फ़ा, या फिर जी टेन अल्फ़ा के बराबर आ जाएगा ए, इसी इक्वेशन से, ठीक है। ये इक्वेशन तो निपट गया, ठीक है। हमसे पूछा क्या गया? हमसे पूछा गया कि भाई ये बताओ कि ये जो नॉर्मल फोर्स है वो कितना है, ये पूछा गया। तो उसके लिए इस डायरेक्शन में हमको बनाना पड़ेगा इक्वेशन, ठीक है। बनाते हैं। तो इस डायरेक्शन में इक्वेशन कैसा आएगा? तो आप बोलोगे एम जी का अब ये वाला कंपोनेंट आएगा, एम ए का ये वाला कंपोनेंट आएगा। तो मैं कहूँगा भाई एन माइनस एम जी का कॉस कंपोनेंट आएगा, ये एंगल अब अल्फ़ा हो जाएगा, ये एंगल अल्फ़ा हो जाएगा, एम जी कॉस अल्फ़ा माइनस एम ए साइन अल्फ़ा इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इस डायरेक्शन में भी कोई एक्सेलरेशन नहीं है, इसलिए ज़ीरो। तो n की वैल्यू क्या आ गई? n की वैल्यू आ गई एम जी कॉस अल्फ़ा माइनस एम ए साइन अल्फ़ा। तो ये हो गया एम जी कॉस अल्फ़ा, इधर आया तो सारा कुछ प्लस हो गया, प्लस एम ए साइन अल्फ़ा। अब ए को रख देते हैं टेन, ठीक है। तो ए को रख देंगे तो प्लस एम इंटू ए की जगह ये चीज़ रख देते हैं, तो ये हो गया जी टेन मतलब साइन बाय कॉस, तो जी साइन अल्फ़ा बाय कॉस अल्फ़ा। ए की वैल्यू यहाँ से बस पुट कर दिया हमने, ठीक है। इंटू साइन अल्फ़ा ये ऑलरेडी रखा हुआ था, तो ये एक और साइन अल्फ़ा आ गया, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करोगे, देखोगे क्या आ जाएगा आपके पास? एन इक्वल्स टू एम जी अपॉन कॉस अल्फ़ा, ये वैल्यू एन की आ जाएगी, ठीक है। कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ये होता है 1, बचेगा डिनोमिनेटर में खाली कॉस अल्फ़ा। तो ये समझ में ये दोनों इक्वेशंस कैसे बने, ये डायग्राम कैसे बना? डाउट होगा कोई तो पूछेंगे। 5 4 3 2, हाँ सर हाँ। सर इसमें एम ए जो फोर्स लग रहा है उसका कंपोनेंट क्यों लिए? सर उसको हॉरिजॉन्टल नहीं ले सकते क्या? इसका कंपोनेंट क्यों लिए? इसको हॉरिजॉन्टल नहीं ले सकते क्या? आ, नहीं, इसको जैसे आप इक्वेशन जो बना रहे हो, जैसे ये वाला इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन, ठीक है। इसको हमने इक्वेशन एक पर्टिकुलर लाइन के अलोंग बनाते हैं। लाइन के अलोंग मतलब हमने क्या कहा कि भाई ये जो लाइन है इंक्लाइन के परपेंडिकुलर, इस डायरेक्शन में हमको इक्वेशन बनानी है। तो इस डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स हैं? नॉर्मल तो पूरा का पूरा है, बट जो एम ए है उसका एक हिस्सा इधर आएगा, वो टेढ़ा है, ठीक है, वो इस डायरेक्शन में तो नहीं है। तो कौन सा कंपोनेंट आएगा? तो आप बोलोगे ये एंगल बता दो, उसके हिसाब से कंपोनेंट आ जाएगा। वैसे ही एम जी के लिए बोला कि भाई ये एंगल बता दो, उसके हिसाब से कंपोनेंट आ जाएगा। एंगल यहाँ पे अल्फ़ा है तो एम जी कॉस अल्फ़ा इधर आ जाता है। यहाँ पे एंगल कितना है? 90 माइनस अल्फ़ा, तो एम ए साइन अल्फ़ा इधर आ जाएगा। हाँ, क्लियर हुआ आपको? सर मैं बोल रही थी कि जो बॉडी है उसमें हॉरिजॉन्टली फोर्स लगाएंगे तो इंक्लाइन की प्लेन में ही उधर ही फोर्स नहीं लगेगा क्या? वो उसी को बोल रही थी जो एम ए लगेगा वो
इंक्लाइन में ही लगता और उसका कंपोनेंट नहीं तोड़ेगा क्या सर? बाकी अदर केस में तो वैसे ही लेते हैं। नहीं, जैसे आप एमए के डायरेक्शन के बारे में क्वेश्चन कर रहे हैं क्या? यस सर। हाँ, तो एमए का डायरेक्शन आपको लग रहा है कि ये डायरेक्शन नहीं होना चाहिए, कोई और डायरेक्शन होना चाहिए। कौन सा डायरेक्शन आप सजेस्ट कर रहे हैं? सर जो मास है ना तो उधरी साइड होना चाहिए सर, हॉरिजॉन्टली होना चाहिए सर। नहीं, अभी तो हॉरिजॉन्टल है, टुवर्ड्स द इंक्लाइन होना चाहिए क्या, मतलब ऐसा टेढ़ा, यस सर। ऐसा आप सजेस्ट कर रहे हैं? हाँ, ठीक है। सो जो सूडो फोर्स है, सूडो फोर्स किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है? एमए आया कहाँ से? सर वो बॉडी के मास और जो फोर्स लगा रहे हैं उसी के एक्सीलरेशन से। कौन सा फोर्स लगा रहे हैं, मतलब ये जो एक्सेलरेशन है किसका एक्सेलरेशन है ये? सर वो मास पे जो एक्सीलरेशन लगाएंगे सर, वो नीचे ना आए इसके लिए। नीचे ना आए इसलिए बस को एक्सेलरेट कर रहे हैं, या देखने वाला जो है यहाँ पे बस में जो बैठा है वो एक्सेलरेटेड है, ठीक है? तो जो बाहर का एनवायरनमेंट है उसका एक्सेलरेशन इनटू इस बॉडी का मास, इससे ये सूडो फोर्स बन रहा है। यस ये सर। हम लोगों ने, मतलब जो भी सूडो फोर्सेस आते हैं, ये एम ए क्या चीज़ है? ऐसा कोई फोर्स लगा तो नहीं रहे बाहर से, कोई आदमी आके इस डायरेक्शन में पुश नहीं कर रहा। ये जो फोर्स डेवलप हुआ है जिसको हम सूडो फोर्स बोल रहे हैं, जो असल में है नहीं, ठीक है? भूतिया फोर्स इसको जो बोला गया था, मैंने लेक्चर में भूतिया फोर्स बोला होगा इसको। तो ये फोर्स जो है, ये एनवायरनमेंट का एक्सेलरेशन इनटू मेरा मास, इसके बराबर होता है, ठीक है? बट डायरेक्शन, अच्छा डायरेक्शन की बात करोगे, वैल्यू तो चलो सीधी समझ में आ गई, एम ए होगा। डायरेक्शन की बात करोगे तो भाई जिधर ट्रक मूव कर रहा है उसके अपोजिट में आपको ये चीज़ फील होता है। जैसे आप ट्रक में, बस में खड़े हो, ठीक है, जो 2-3 लोगों के साथ हादसे हुए हैं, तो भाई वो बस जिस डायरेक्शन में मूव कर रही होती है उसी डायरेक्शन में उनको जो है ये फोर्स जो होता है, जो धक्का फील होता है, उसी डायरेक्शन में फील होता है। ऐसा तो होता नहीं कि बस बस ने ब्रेक मारा आप ऊपर की ओर उड़ गए, ऐसा नहीं होता ना। कि होता है, किसी के साथ हुआ है तो बता दो भाई। यस सर। नहीं, ठीक है। सो बस जिधर एक्सेलरेशन है एनवायरनमेंट का, उसी के हिसाब से, उसी के डायरेक्शन के हिसाब से सूडो फोर्स लगेगा, और किसी डायरेक्शन में नहीं लगेगा। आप उसका जो इफेक्ट है आपका, ऐसा कुछ इमेजिनेशन होगा कि फोर्स मैं इधर लगा रहा हूँ, पर ऑफ कोर्स ये बात सही है कि जो ब्लॉक है वो इधर तो नहीं जा सकता हॉरिजॉन्टल में, वो स्लाइड होगा, या तो यहाँ जाएगा वो, या तो यहाँ जाएगा। ऊपर नीचे ये जो इंक्लाइन के अलोंग ही आना जाना इसका होने वाला है। ये बात सोचना आपका सही होगा। बट वो जो बैलेंसिंग का काम है कि भाई इधर फोर्स लगा रहा हूँ तब भी इधर नहीं जा पा रहा है, तो वो बैलेंसिंग का काम नॉर्मल करेगा। नॉर्मल की वैल्यू कुछ ऐसे एडजस्ट होगी कि वो एम ए का जो सिर्फ अलोंग द इंक्लाइन वाला हिस्सा है उसको बचा लेगा, इस हिस्से को खा जाएगा। जो एम ए का ये कंपोनेंट है ना इस डायरेक्शन में, उसको खा जाएगा नॉर्मल, मतलब उसके बराबर हो जाए, उसको एडजस्ट कर देगा नॉर्मल। और एम ए का जो ये वाला कंपोनेंट है ऊपर इंक्लाइन के लॉन्ग, उस डायरेक्शन में एम ब्लॉक को जो है स्लाइड हो सकता है ड्यू टू द ब्रेक। सर अगर हम लोग उसमें फोर्स लगाते एक्सटर्नल फोर्स, तो फिर उसमें जो फोर्स लगता है तो वो उसी इंक्लाइन में ही लगता ना सर, फिर उसमें एम ए उसी डायरेक्शन में ही दिखते ना। फोर्स लगाते ही ज़रूरी नहीं है कि आप, अगर एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, जैसे आपने बोला कि भाई चलो कोई अलग ही केस ले लेते हैं जिसमें ये सब सूडो फोर्स वगैरह वाला कचरा नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पे ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, और ये बाय डिफ़ॉल्ट नीचे स्लाइड कर जाता, पर आप क्या कर रहे हो, आप इस पे फोर्स लगा रहे हो। अब आप क्या बोल रहे हो कि क्या मैं फोर्स इस डायरेक्शन में ही लगा सकता हूँ, या क्या मैं फोर्स इस डायरेक्शन में ही लगा सकता हूँ? क्या यही दो ऑप्शंस अवेलेबल है मेरे पास बाहर से धक्का देने के लिए? अगर मैं आपसे पूछूं तो आप क्या बोलोगे? यस सर। नहीं, यही दो ऑप्शंस नहीं है। मैं अगर, भाई मेरे पास हाथ है, मैं उसको कैसे भी इस डायरेक्शन में भी धक्का देने की कोशिश कर सकता हूँ। मैं ऐसे धक्का भी दे सकता हूँ हॉरिजॉन्टली, मैं इसको ऐसे धक्का भी दे सकता हूँ। अब उसका इफेक्ट होगा नहीं होगा वो बात की बात है। अगर मैं ऐसे धक्का दूंगा तो स्लाइड तो इसको ऐसे होना है,
उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ्रिक्शन नहीं है तो, फ्रिक्शन है तो फ़र्क पड़ेगा, फ्रिक्शन नहीं है तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट फ़र्क पड़ना है नहीं पड़ना है वो बात की बात है। फोर्स तो मैं कैसे भी लगा सकता हूँ, यस सर। ठीक है। तो फोर्स कैसे भी लग सकता है, उसका इफ़ेक्ट क्या होगा वो देखने की बात होती है। जैसे एम ए इधर तो लगेगा ही, बट उसका जो ये एन के अलॉन्ग वाला कंपोनेंट है वो कोई इफ़ेक्ट नहीं देगा, इफ़ेक्ट देगा ये वाला कंपोनेंट जो इंक्लाइन के अलॉन्ग वाला है, ठीक है। यस ओके, सर। ओके ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे के, नेग्लेक्ट द इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ, सपोज द अर्थ इज अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द सरफेस विल। ओके, हाँ सेवेंथ क्वेश्चन। सेवेंथ क्वेश्चन में क्या हो रहा है तो हम लोग इसको देखते हैं टॉप व्यू। तो उसने बोला भाई अर्थ रोटेट कर रहा है, अच्छी बात है, अर्थ रोटेट कर रहा है तभी तो दिन और रात हो रहे हैं। तो अर्थ को रोटेट करने देते हैं और अर्थ को मैं बना देता हूँ, ठीक है। तो ये अर्थ है, ठीक है, आलू बन गया पर अर्थ मान लो अब। ओके, सो ये जो पॉइंट है हम लोग, ये नॉर्थ पोल है, ठीक है। ये जो पॉइंट है ये इक्वेटर है, ऐसे हम लोग देख रहे हैं ऊपर से, बोल सकते हैं नॉर्थ पोल साइड से हम लोग इसको देख रहे हैं अर्थ को, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि ये जो पॉइंट्स है इक्वेटर पे, यहाँ पे ये जो पॉइंट्स है ये सारे अर्थ के घूमने के कारण ये पॉइंट जो है हम लोग को इधर जाता हुआ दिखाई देगा, ये पॉइंट इधर जाता हुआ दिखाई देगा, ये पॉइंट इधर जाता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। अब क्या पूछा गया है हमसे, neglect the effect of rotation, suppose the earth suddenly stops attracting objects placed near its surface, a person standing on surface of earth will be, okay, तो अर्थ जो है रोटेट कर रहा है और उसमें जो भी बंदा यहाँ पे है, तो जैसे यहाँ पे हमने बिठा दिया है किसको, यहाँ पे हमने बिठा दिया है, कौन है अभी प्रेजेंट, ओके, यहाँ पे हमने बिठा दिया है नीतू को, ठीक है। अब नीतू अर्थ से चिपकी हुई है, अर्थ में आराम से बैठे हुए आप लोग, हम लोग सारे अर्थ में आराम से बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हुए हैं, क्यों हम लोग हवा में नहीं उड़ रहे हैं, क्योंकि ग्रेविटी है जो हमको खींचे हुए है अपनी तरफ, ठीक है। तो फोर्स जो है, एक फोर्स ग्रेविटी का सेंटर की तरफ कुछ ऐसा होता है जो हम पे लग रहा है, जिसके कारण हम लोग इस सर्कुलर मोशन में है। बट अगर ये फोर्स, अच्छा इस प्रोसेस में किसी भी इंस्टेंट पे हमारे पास एक स्पीड होती है टेंजेंशियल डायरेक्शन में, हमारे पास एक स्पीड होती है, वी नॉट कह दिया, ठीक है। अब जैसे ही ये फोर्स ख़त्म हो जाए तो क्या होगा, स्पीड तो हमारे पास थी बट जो स्पीड, अच्छा फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि अगर बाहर से कोई फोर्स ना लगे तो जो वेलोसिटी है वही रहेगी, वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो जैसे ही अगर अर्थ अट्रैक्ट करना बंद कर देता है तो हम लोग किधर जाएंगे, हवा में नहीं जाएंगे, हम लोग टेंजेंशियली ऐसे सीधे सीधे निकल जाएंगे, ठीक है। यही बात बोली गई है इसमें। ये बात आप लोग को वैसे पता रही होगी बट नहीं पता होगी तो आपको बता दिया गया। मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन में कोई डाउट होना नहीं चाहिए, एक डाउट होगा तो पूछेंगे। 5 4 सर अगर रोटेशन नहीं हुआ तो? रोटेशन नहीं हुआ तो ग्रेविटी है पर रोटेशन नहीं है, ऐसा बोल रहे हैं। नहीं सर, ग्रेविटी भी नहीं है और रोटेशन भी नहीं है, मतलब रोटेशन पहले क्योंकि रोक दिया। क्वेश्चन में यही है। हाँ, क्वेश्चन में क्या बोला गया, नेग्लेक्ट द इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ, सपोज द अर्थ सडनली स्टॉप्स अट्रैक्टिंग ऑब्जेक्ट्स नियर सरफेस। अच्छा, क्वेश्चन में रोटेशन नहीं लिया है, ओके ठीक है। सो हम लोग रोटेटेड नहीं मानते, चलो उसका दूसरा कॉपी बना लेते हैं। तो रोटेट नहीं हो रहा है अर्थ स्टिल है, एकदम स्टिल है, ठीक है। और आप यहाँ पे बैठे हुए हो, ठीक है, यहाँ पे आप बैठे हुए हो, और बैठे हुए मतलब रुके हुए हो आप अर्थ के हिसाब से, वो आपको अट्रैक्ट कर रहा है। ज़मीन के कारण आप अपनी जगह से नहीं हिल रहे हो, वरना आप अर्थ के अंदर चले जाते हैं, ठीक है। अब अर्थ आपको अट्रैक्ट करना छोड़ देता है, अट्रैक्ट करना छोड़ देता है तो आप सोच लो भाई अर्थ है ही नहीं, गायब हो गया, ठीक है, अर्थ है ही नहीं, गायब हो गया। बट मतलब अज्यूमिंग और कोई आपको नहीं खींच रहा है, आप अपनी जगह से क्यों हिलोगे, आपको अपनी जगह से हिलाने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स ज़रूरी है। ऑब्वियस सी बात है, सन के कारण आप मूव करने लग जाओगे
या मार्स के कारण या वीनस के कारण या आपका मूवमेंट होगा, जुपिटर के कारण आपका मूवमेंट होगा। बट अगर उन चीज़ों को इग्नोर करते हैं तो सिर्फ अर्थ के गायब हो जाने से आपके मोशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे ऑप्शंस में जो भी दिया हुआ है, पर्सन स्टैंडिंग ऑन सरफेस ऑफ अर्थ फ्लाई अलॉन्ग द टेंजेंट ऑफ सरफेस रिमेन स्टैंडिंग, भाई आपको लगेगा कि आप वेटलेस हो गए हो बट आप अपनी जगह पे रहोगे, सेवन्थ के क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, क्लियर हुआ आपको? यस सर। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थ्री रेडियट्स और इक्वल ट्रायंगल प्रैक्टिकल चार्ज वो छोड़ो, फोर्स वगैरह, ओके। फोर्स ऑफ पार्टिकल एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट टू, okay, the a force F1 is acts on a particle such that so as to accelerate from rest to velocity v, force F1 is then applied by which decelerates it into rest, F1 must be equal to, ये तो खैर कोई बात नहीं, ओके ऐसे ही है। two objects thrown upwards here exerts constant equal force resistance to bodies, ओके ठीक है। टेंथ वाला जो है, अच्छा इसको तो हम लोग शायद एड्रेस कर चुके हैं क्या? टेंथ वाला जो है, टेंथ वाला क्या बोल रहा है? हाँ ये तो हम लोगों ने डाउट क्लास में भी लिया है, ओके टेंथ वाला ले चुके हैं हम लोग। स्मूथ वेज इज फिटेड इन चेंबर हैंगिंग फ्रॉम एक्सटर्नल ब्लॉक पीस पर स्लाइड डाउन द लेंथ ऑफ द वेज, द ब्लॉक इज प्लेस्ड एट टॉप ऑफ द वेज एंड टेक टाइम लॉन्गर देन टी टू स्लाइड डाउन द वेज, ओके ये सब ले चुके हैं शायद क्वेश्चन उसमें। Imaginary of air exerts small force F on any particle in the direction of particle of motion. ओके ओके ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 12 है, ये क्या बोल रहा है कि कुछ ऐसा अजीबोगरीब एटमॉस्फियर है जो कि जब आप रॉक थ्रो करते हो तो वो चाहता है मोशन रहे, वो बूस्ट करता है, तो हवा उसी के डायरेक्शन में चलने लगती है ताकि वो चलता रहे, मतलब उसकी स्पीड बढ़ाने में की कोशिश करती है। ठीक है, ऐसा कुछ सिचुएशन है। सो इसी में कहा गया है कि आप ऊपर की ओर पत्थर फेंकोगे तो इन जनरल तो हम लोग वैक्यूम मान के चलते हैं, और ऊपर जाने में जितना टाइम लग रहा है उतना टाइम नीचे आने में भी लगता है, ऐसा उसके हिसाब से रिजल्ट आता है हमारा वैक्यूम के हिसाब से। बट यहाँ पे क्या कहा गया है, कुछ अजीबोगरीब सा एटमॉस्फियर है, ये क्या करता है, ये मोशन को सपोर्ट करता है। ये कहता है कि भाई अगर पत्थर ऊपर जा रहा है तो हवा से एक कांस्टेंट फोर्स एफ जो है उस पर वो एग्जर्ट करता रहेगा। ठीक है, और अगर पार्टिकल जब नीचे आ रहा है तो वो उसको धक्का देगा नीचे आने के लिए। ठीक है, तो जिस डायरेक्शन में मोशन है उसी डायरेक्शन में फोर्स भी लगने लगता है, और उसके हिसाब से पूछा जा रहा है कि जो ऊपर पहुंचने में जो टाइम है और नीचे आने में जो टाइम है उसमें से कौन सा ज़्यादा होगा कौन सा कम होगा। ओके, सो सिचुएशन कैसी है, सिचुएशन ऐसी है कि भाई एक जर्नी है, पहला हाफ जर्नी ऊपर जाने वाला, तो यहाँ से ऊपर जाएगा, पार्टिकल ऊपर फेंका जाएगा, तो ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, और ऊपर पहुँच गया। ठीक है, यहाँ कहीं पे रुक गया, और फिर यहाँ से वापस नीचे आएगा, नीचे आएगा। ठीक है, ये जर्नी सेकंड, और उसी लेवल पे आके गिर जाता है। ठीक है, अब दोनों केस में डिस्प्लेसमेंट सेम है, बट ऊपर जाने के प्रोसेस में एयर ऐसा है कि ऊपर जाने वो सपोर्ट करेगा, ऐसा फोर्स लगाएगा कि ऊपर की ओर हो, और नीचे आते समय एक कांस्टेंट फोर्स नीचे की ओर लगाएगा। तो इस प्रोसेस में कौन सा टाइम ज़्यादा होगा, कौन सा टाइम कम होगा, ये पूछा गया है। तो चलो पहले तो भाई आप लोग का गैस ले लिया जाए चैट में। तो मैं कह देता हूँ भाई, ऊपर जाते समय, अच्छा क्वेश्चन कैसा है, क्वेश्चन क्लियर नहीं होगा तो पूछेंगे 5 4 3 2 1 0। ओके, सबको क्वेश्चन क्लियर है। ठीक, सो ऊपर जाते समय एक कांस्टेंट फोर्स एफ इस पे लग रहा है, नीचे आते समय एक कांस्टेंट फोर्स एफ इस पे लग रहा है, टॉप मोस्ट पॉइंट पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ऐसा कुछ मान लो आप लोग। ठीक है, अब इस प्रोसेस में ऊपर जाते जाते टाइम लगा T1,
नीचे आते आते टाइम लगा T2। बताओ कि भाई T1 T2 के बराबर है, या T1 T2 से बड़ा है, या T1 T2 से छोटा है, कि ऐसे बता नहीं सकते, कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए वगैरह वगैरह। अपने गेसेस आप लोग लिखेंगे चैट पे। T1 बड़ा है T2 से, कोई बोल रहा है, कोई बोल रहा है T1 T2 से छोटा है, कोई बोल रहा है। हाँ सर हाँ। सर उसमें ग्रेविटी के थ्रू फोर्स है, लगेगा या नहीं लगेगा? हाँ ग्रेविटी लग रहा है, ग्रेविटी जैसा लगता था वैसा लग रहा है, प्लस ये वाला फोर्स है। अब ग्रेविटी और इस फोर्स में अंतर क्या है? T1 ग्रेटर होगा बोल रहे हैं, T2 कम होगा ऐसा बोला जा रहा है। चलो देख लेते हैं। अब इसको देखने का एक बढ़िया तरीका क्या है, शुरू में इसके पास कुछ वेलोसिटी थी v0, ठीक है, और ऊपर पहुंच के वेलोसिटी हो गई 0। फिर नीचे आया, फिर कुछ वेलोसिटी हो गई। अब ये वेलोसिटी सेम होगी इसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि फोर्सेस कुछ अलग तरीके से बिहेव कर रहे हैं। तो ये हो गया v1, ठीक है। अब खैर उसके टर्म्स में हम लोग को जाने की ज़रूरत नहीं है, देखने की क्या ज़रूरत है कि ऊपर की ओर फोर्स लग रहा है इस समय में। तो जब ऊपर वाला मोशन है, मोशन ए, इस मोशन में एक्सेलरेशन कैसा है अगर आप पूछो, तो आप बोलोगे भाई फोर्सेस बता दो, उसके हिसाब से एक्सेलरेशन बता देंगे। तो एक फोर्स है नीचे की ओर, फोर्स कितना है? तो नीचे की ओर टोटल फोर्स जो है वो है mg, नीचे की ओर है, और f तो ऊपर की ओर है, तो उसको माइनस कर दो। ये एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन दिस बाय मास, यानी कि g माइनस एफ बाय एम। ऊपर जाते समय एक्सेलरेशन ये है, ठीक है। नीचे आते समय क्या सिस्टम है? नीचे आते समय एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो mg तो अभी भी नीचे है और फोर्स भी नीचे की ओर है, तो यहाँ पे माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन g प्लस एफ बाय एम, ये सिचुएशन है यहाँ पे, ये सिचुएशन है यहाँ पे, ठीक है। एक्सेलरेशन ज़्यादा है नीचे आने वाली जर्नी में, एक्सेलरेशन कम है ऊपर जाने वाली जर्नी में। तो अगर ऐसा है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो टाइम लगेगा ऊपर की जर्नी में, डिस्प्लेसमेंट सेम है, एक्सेलरेशन डिफरेंट है, ठीक है। सो जो टाइम लगेगा तो वो क्या सेम होगा, ये देखने की बात है। सच सेम होगा कि नहीं होगा? फाइनल स्पीड तो सेम है, डिस्प्लेसमेंट चलो s इक्वल्स टू, अब यहाँ पे u का एक फैक्टर आ जाता है v0 t1। एक सेकंड, कॉल आ रहा है मेरा। हेलो, हाँ 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 बोलिए। अकाउंट में जो मोबाइल नंबर डाले वो ना 9406230608, ठीक है, ओके। हाँ ओके, सो ठीक है। सो T1 ग्रेटर देन T2 उसको समझ में आ रहा है, बट एक बार ठोक पीट के चेक कर लेते हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन सेम नहीं है। नीचे आने आते समय आप बोलोगे इनिशियल स्पीड ज़ीरो है, तो सिंपली u तो ज़ीरो हो जाएगा, ut वाला पार्ट, प्लस हाफ, सॉरी, प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन, यानी कि g प्लस एफ बाय एम इंटू T2 स्क्वायर, या फिर T2 के लिए बोलेंगे ये हो जाएगा 2s बाय जी प्लस एफ बाय एम, ठीक है, का रूट हो जाएगा, का रूट हो जाएगा।
ये T2 आने वाला है। T1 कैसा आने वाला है वो देखने की बात है। अच्छा, V0 और V1 इक्वल नहीं है, खैर उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि V0 की ज़रूरत पड़ेगी, देखते हैं। ओके, V0 की जगह U रखते हैं हम लोग, ज़ीरो। ओके, सो V0 और ये एक्सेलरेशन है ना, तो हम लोग फाइनल स्पीड ज़ीरो है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे लगा लेते हैं V0 स्क्वायर इक्वल्स टू ज़ीरो स्क्वायर माइनस टू इंटू एक्सेलरेशन G माइनस एफ बाई एम इंटू डिस्प्लेसमेंट S। ऐसा कुछ करने वाले, इसको एडजस्ट करेंगे, उसकी बात करेंगे, बट पहले समझने की बात है। ये वाला हिस्सा समझ में आया आपको? नीचे जो मैंने लिख रखा है बी पार्ट के लिए, S इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये वाला हिस्सा समझ में आया आपको सबको? अच्छा, ओके। ए इक्वल्स टू जी माइनस एफ बाई एम, ए इक्वल्स टू जी प्लस एफ बाई एम, पार्ट ए पार्ट बी में। ये इसमें कोई डाउट होगा पूछेंगे। 5 4 3 2 1 0, एक्सेलेंट, ये समझ में आ गया। बाकी आगे तो सिंपल चीज़ है। ओके, उसके बाद फिर हमने कहा कि भाई चलो सेकेंड जर्नी है, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा रहे हैं, तो यू टी ज़ीरो हो जाएगा प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन कितना, इतना, इंटू टी स्क्वायर। टी यहाँ पे क्या है, T2, तो T2 की वैल्यू कुछ इस तरीके से आ गई, S G F M ये सब के टर्म्स में, ठीक है। अब देखना है कि भाई T1 इससे ज़्यादा आता है, कम आता है, कैसा आता है, इसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन करने वाले हैं T1 निकाल के। ओके, ठीक है। तो S इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाते हैं, बट वहाँ पे हमने क्या कहा कि भाई V0 जो था उसको हम इन नोन क्वांटिटीज़ के टर्म्स में रखने की कोशिश करते हैं। ज़ीरो प्लस हो जाएगा यहाँ पे, V स्क्वायर इक्वल्स टू, अच्छा वो V स्क्वायर नहीं है, ठीक ठीक तो लिखा मैंने ये गलत लिखा है। फाइनल स्पीड ज़ीरो है, तो फाइनल स्पीड ज़ीरो है, तो इधर ज़ीरो स्क्वायर आ जाएगा, इधर V0 स्क्वायर आ जाएगा। एनीवेज V0 स्क्वायर जो है वो कुछ इस तरीके से इसके रूट के बराबर आ जाएगा। तो सीधे सीधे मैं V0 S इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ, पहले तो ये लिख देता हूँ डायरेक्ट प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन कितना है, G माइनस एफ बाई एम, G माइनस एफ बाई एम T1 स्क्वायर, ठीक है। और इसी चीज़ को, ये V0 को यहाँ से रख देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास 2 G माइनस एफ बाई एम का रूट दिस इंटू रूट दिस S प्लस, सॉरी T1 भी है, T1 प्लस हाफ दिस ब्रैकेट सेम थिंग T1 का स्क्वायर। ओके, यहाँ पे ये पूरा ब्रैकेट है और यहाँ पे एक रूट है। ओके, तो दिस होल थिंग T1 स्क्वायर, ओके, बाय S स्क्वायर। ओके, रूट टू भी यहाँ पे एक आ गया है। ओके, सो इसको सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल होगा, बट T1 की वैल्यू, ओके, T1 की वैल्यू हम लोग अगर ओके रख देंगे दिस थिंग 2S, इस 2 को भी अंदर ले लेते ना, 2S इंटू दिस होल थिंग, तो ये S आ जाएगा क्या, एक सेकेंड। T1 की वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पे T1 की वैल्यू इससे मैच करते हुए T1 की वैल्यू रख देते हैं √2S बाय G माइनस एफ बाय एम, गैस करते हुए उसको यहाँ पे रखने की कोशिश करेंगे अगर, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, राइट साइड क्या आएगा, राइट साइड आ जाएगा रूट ऑफ G माइनस एफ बाय एम यहाँ पे था, और फिर √2S यहाँ पे था, T1 के जगह ये चीज़ रख दिया, तो √2S अपॉन रूट ऑफ दिस थिंग सेम थिंग G माइनस एफ बाई एम, ठीक है। तो ये तो कैंसिल हो गया ये वाला हिस्सा, प्लस हाफ, प्लस होगा कि माइनस होगा, यहाँ पे देखने की बात है, प्लस हाफ नहीं, ये माइनस होगा ना, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, सॉरी ये माइनस होगा प्लस नहीं होगा, सिमिलरली ये माइनस होगा प्लस नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे भी ये माइनस हाफ इंटू ये सेम ब्रैकेट G माइनस वाला इंटू T1 स्क्वायर, तो यहाँ पे 2S बाहर आ जाएगा अपॉन यही सेम ब्रैकेट यहाँ पे आ गया। ओके, सो ये दोनों कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा 2S, यहाँ पे 2 कैंसिल हो गया, S बचा ये। ओके, मैं
चीज़ें कैंसिल कर रहा हूँ। ये ब्रैकेट कैंसिल हो गया, ठीक है। ये ब्रैकेट कैंसिल हो गया, ये टू कैंसिल हो गया, तो माइनस एस बचा, और यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे 2s बचा, 2s माइनस एस, ठीक है। तो T1 की एक्चुअल ये वैल्यू होगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। मतलब 100 बात की एक बात, T1 की वैल्यू जो है वो कुछ इस तरीके से आ रही है, T2 की वैल्यू कुछ इस तरीके से आ रही है। देख के क्या समझ में आता है कि T1 जो है वो बड़ा है T2 से, ठीक है। T1 का डिनोमिनेटर छोटा है, इसलिए T1 की वैल्यू बड़ी हो जाएगी, डिनोमिनेटर बड़ा, T2 छोटा हो जाएगा, ठीक है। और आप लोगों ने ये शुरू में बता ही दिया था, तो एनीवेज इसका ये सारा थोड़ा इसके पीछे जो मैथ्स है वो भी हम लोगों ने करके देख लिया है। ओके, अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द फ्लोर ऑफ एन एलिवेटर ड्रॉप्स अ कॉइन सर रीचेस। हाँ, सर उसमें एक मास वाला टर्म भी आ रहा है, तो मास पे भी डिपेंड करना चाहिए ना टाइम। द रिलेशन बिटवीन T1 एंड T2 डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द पार्टिकल। हाँ, रिलेशन एस एच ग्रेटर और लेस तो फिक्स है, मतलब T1 हमेशा T2 से ग्रेटर होगा, ये तो फिक्स है। कितना ग्रेटर होगा कितना स्मॉलर होगा ये मास पे डिपेंड करेगा, ये बात भी सही है आपकी बिल्कुल, यस सर। ठीक, ओके। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। A person standing on the floor of an elevator drops a coin. The coin reaches the floor of the elevator in a time t1. If the elevator is stationary, type t2. Okay, so हाँ ठीक है, ये इट्स 13th क्वेश्चन, सिंपल सा। A person is standing on the floor of an elevator, drops a coin. The coin reaches the floor of the elevator in a time t1 if elevator is stationary एंड T2 इफ़ द एलिवेटर इज़ मूविंग यूनिफॉर्मली, ठीक है। एसेंशियली क्या कहा गया है, दो केसेस हैं, एक बार लिफ्ट रुका हुआ है और कॉइन ड्रॉप किया गया। कॉइन ड्रॉप किया गया, वो नीचे आता है और नीचे ज़मीन पे गिर जाता है, कुछ टाइम लगा, उसको कह दिया T1, ठीक है। और दूसरा केस क्या है, यूनिफॉर्म मोशन का। तो एक कांस्टेंट स्पीड से लिफ्ट जो है ऊपर की ओर या नीचे की ओर या लेफ्ट या राइट कहीं पे जा रहा है कांस्टेंट स्पीड से, किसी भी डायरेक्शन में, बट कांस्टेंट स्पीड से, ठीक है। तो अब इस केस में जब वो कॉइन ड्रॉप करेगा तो उसको क्या दिखाई देगा, उसको क्या लगेगा कि वो कॉइन को जो गिरने में टाइम लग रहा है फ्लोर पे, क्या वो टाइम ज़्यादा दिखाई देगा कि कम दिखाई देगा, कैसा दिखाई देगा। तो आप लोग आंसर देंगे चैट में, और मेरे ख्याल से ये डिस्कस हम लोग कर चुके हैं, तो ये ऑब्वियस होना चाहिए इसका आंसर। तो आंसर देंगे चैट में। क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ होगा तो पूछेंगे। 5 4 3। सर क्वेश्चन एक बार रिपीट कीजिए ना। हाँ, क्वेश्चन सर रिपीट एक बार कर और देता सर। हूँ, ठीक है। सो एक लिफ्ट है, उसमें आप खड़े हुए हैं और आपने एक कॉइन किसी एक पर्टिकुलर हाइट से ड्रॉप किया, ठीक है। और उसी एक्सपेरिमेंट को आपने दोबारा किया। आपने कहा कि भाई पहले केस में मेरे को लगा था टाइम 5 सेकेंड्स, 5 सेकेंड्स नहीं, 5 सेकेंड्स तो बहुत ज़्यादा होता है, 2 सेकेंड्स लगे। मैंने इस कॉइन को ड्रॉप किया, कॉइन को मेरे हाथ से नीचे ज़मीन पे गिरने में 2 सेकेंड्स लगे, जब लिफ्ट रुकी हुई थी, एकदम सब कुछ रुका हुआ था, ठीक है। अब ये लिफ्ट जो है, थोड़ा देर बाद यही एक्सपेरिमेंट किया, जब लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही थी कांस्टेंट स्पीड से, एक्सेलरेशन नहीं है, कांस्टेंट स्पीड से, तब मैंने उसी हाइट से कॉइन को रिलीज़ किया, ठीक है। और कॉइन नीचे की ओर गिरा, उस प्रोसेस में कुछ और टाइम लगा। अब ये जो टाइम लगेगा ये 2 सेकेंड्स पहले वाले टाइम से ज़्यादा होगा, कम होगा, इक्वल होगा, किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, ऐसी कुछ बात आपसे पूछी गई है। तो क्या इक्वल होगा कि ग्रेटर होगा कि लेस होगा, ये बता देंगे अपने गेस में, चैट में। मेरे ख्याल से आप लोग सब समझ रहे हैं कि इक्वल होगा, ठीक है। और इसका रीजनिंग भी आपको समझ में आ रहा है कि इनर्शियल फ्रेम में फ़र्क नहीं पड़ता, एक्सेलरेटेड फ्रेम होता तो फ़र्क पड़ता। अगर आप एयर रेजिस्टेंस ना काउंट करें तो आप किसी ट्रेन में जा रहे हैं और आपने ट्रेन की खिड़की से, चलती ट्रेन की खिड़की से एयर रेजिस्टेंस ना मानते हुए आपने अगर कुछ ड्रॉप किया तो वो आपको सीधे सीधे नीचे जाता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप ट्रेन पे बैठे हैं,
ट्रेन थोड़ी देर में आपके साथ साथ यहाँ आगे आ जाता है। यहाँ पे जो खिड़की थी जहाँ से आपने कचरा फेंका बाहर, वो खिड़की अब यहाँ पे आ गई। अच्छा, जो कचरा फेंका है पॉलीथीन वगैरह मत फेंकना, बायोडिग्रेडेबल कचरा फेंक सकते हो, केले का छिलका, पौधे में वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। ओके, सो आपने यहाँ से कचरा फेंका तो क्या होगा, आप आगे की ओर जा रहे थे, कांस्टेंट स्पीड है, एक्सेलरेशन वगैरह नहीं है, ठीक है। तो आप जितने देर में यहाँ पे पहुँचोगे, ठीक है, तो आप यहाँ पे हो, ठीक है, आप जितने देर में यहाँ पे पहुँचोगे उतने देर में क्या होगा, उतने देर में ये छिलका भी आपके साथ साथ आगे बढ़ के यहाँ कहीं पे पहुँच चुका होगा, ठीक है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे ये छिलका आपके साथ साथ आगे बढ़ता जाएगा और जाके ज़मीन में जब तक नहीं गिरता तब तक आपको क्या दिखाई देगा, आपको लगेगा कि ये छिलका आपके नीचे ही है, छिलका आपके नीचे ही है और सीधे सीधे नीचे जा रहा है और जाके ज़मीन में गिर गया, ऐसा आपको दिखाई देगा, ठीक है, अगर ये रेजिस्टेंस नहीं है तो। क्योंकि आपके पास जो वेलोसिटी थी वी नॉट, वही वेलोसिटी छिलके के पास भी थी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वी नॉट, और वो वी नॉट की वेलोसिटी के साथ ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में कुछ ऐसे जाता हुआ आपको दिखाई देगा, ठीक है। आपका भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वी नॉट, छिलके का भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वी नॉट, ठीक है। तो आपको नीचे जाता हुआ ये दिखाई देगा। ये कंसेप्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं क्या, ऐसा कुछ, मतलब ये बात आपको पता है सबको, आई गेस, अगर किसी को नहीं पता है तो बता देंगे। 5 4 3 2 1 0, ओके, सबको पता है। तो एसेंशियली कांस्टेंट स्पीड के कारण आप जो ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, ज़मीन पे देखते, ज़मीन पे यही काम करते आप, रुके हुए ट्रेन में करते, ज़मीन पे करते कि आप छिलका को ड्रॉप करते, तो वो भी आपको सीधे सीधे नीचे जाता हुआ दिखाई देता। अभी आप चलती ट्रेन में हैं, एयर रेजिस्टेंस नहीं है, तब भी आपको वैसा ही दिखाई दे रहा है। तो वही चीज़ यहाँ पे पूछी गई कि भाई लिफ्ट जो है ऊपर जा रहा है तो क्या कोई फ़र्क पड़ेगा। तो एसेंशियली जब तक आप एक यूनिफॉर्म स्पीड में चल रहे हैं किसी भी डायरेक्शन में, तब तक कोई फ़र्क आपको नहीं दिखाई देगा, ठीक है। ओके, सो वैसे तो ये पता ही था पर फिर भी एक बात कर ली गई है। ओके, हम्म 14th अच्छा क्वेश्चन है, हालांकि इसको मैं स्किप करूँ कि बता दूँ। ओके, स्किप करता हूँ फिलहाल। रेफरेंस फ्रेम 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 वगैरह छोड़ो। कि ये क्या चीज़ है, फिगर 5Q3 शो द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज 0 इन द रीजन, ठीक है। ओके, सो एक ग्राफ गिवन है क्वेश्चन नंबर 4 में, ABCDE, ये वाला ग्राफ गिवन है ऑब्जेक्टिव 2 का क्वेश्चन नंबर 4 में। तो ये ग्राफ कैसा है आपको दिख रहा है, A से B एक स्ट्रेट लाइन है, B से C एक कर्व टाइप का है, C से D एक और स्ट्रेट लाइन है और D से E फिर एक कर्व टाइप का लाइन है, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि भाई फोर्स जो है पार्टिकल में वो किस रीजन में ज़ीरो है, और यहाँ पे मल्टीपल आंसर सही हो सकते हैं, ठीक है। सो आप लोग अपना ओपिनियन देंगे चैट में। ABBCCDDE, ये चारों में से कौन सा ऐसा बात है जहाँ पे आपको लगता है कि फोर्स पार्टिकल में जो नेट फोर्स एक्ट कर रहा है वो ज़ीरो होगा। तो 4 ऑप्शन है, ABBCCD और DE, ठीक है, और मल्टीपल ऑप्शन सही हो सकते हैं। बताना क्या है, कौन से में फोर्स ज़ीरो है, कौन से रीजन में पार्टिकल पे फोर्स नहीं लग रहा। क्वेश्चन क्लियर नहीं होगा पूछेंगे। 5 4, हाँ क्वेश्चन रिपीट करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है भाई, कोई पार्टिकल है, अब जैसे गाड़ी चलाते हो आप, गाड़ी कैसा होता है, उसमें गाड़ी हमेशा कांस्टेंट स्पीड से चलती है क्या, नहीं चलती, ट्रैफिक के हिसाब से चलाना पड़ता है, कभी स्लो करना पड़ता है, कभी फास्ट करना पड़ता है, कभी एक्सेलरेटर दबाना पड़ता है, कभी आराम से गाड़ी चलती रहती है, ठीक है। कभी कभी ढलान होता है तो फिर तो गाड़ी बंद होती है तब भी चलती रहती है, ठीक है। और
और गाय सामने आ जाती है तो फिर आप उड़ भी जाते हैं गाड़ी के साथ में, तो वो कंसिडर नहीं करना अपने को। एक स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं, ठीक है। तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग स्पीड्स होती है वगैरह वगैरह, ठीक है। तो आपको एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया हुआ है क्वेश्चन में, और वो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसा है, अच्छा आप लोग सब ने अगर बुक नहीं ओपन किया हुआ हो तो मैं वो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बना देता हूँ आपके लिए। तो सर डिस्प्लेसमेंट एच सी वर्मा से है क्या सर? एच सी वर्मा चाहिए। सर पेज नंबर? पेज नंबर 78 है आई गेस, 78। थैंक यू सर। पेज नंबर 78 में क्वेश्चन 4, खैर मैं बना देता हूँ। तो वो ग्राफ कैसा दिख रहा है, ग्राफ कुछ ऐसा दिख रहा है कि भाई ए से बी जो रीजन है, एक रीजन है स्ट्रेट लाइन वाला, फिर एक रीजन यहाँ पे है स्ट्रेट लाइन वाला, एक कर्व्ड रीजन है कुछ इस तरीके से कर्व होके यहाँ पे आया है, और फिर एक कर्व्ड रीजन है कुछ ऐसा, ए बी सी डी ई, ठीक है। एच सी वर्मा का क्वेश्चन है। तो अब, और ये है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। पूछा क्या गया है कि ए बी एक रीजन है, बी सी सी डी डी ई, चार अलग अलग रीजन से, चार अलग अलग हिस्से। पूछा गया है कि कौन सा हिस्सा ऐसा है, इसमें कौन कौन से हिस्से ऐसे हैं जहाँ पे फोर्स की वैल्यू ज़ीरो है, ये पूछा गया है। तो आप कई लोगों ने गैस दे दिया है कि भाई ए बी होगा, सी डी होगा, इस तरह की बात काफ़ी लोगों ने कही है, काफ़ी लोगों ने नहीं, एक ही बंदे ने कही है। ओके, सो बाकी सब बता सकते हैं। तो कौन कौन सा हिस्सा जो है जिसमें फोर्स ज़ीरो है ये बताना है। क्या बीसी में फोर्स ज़ीरो है? अच्छा, डोरा द एक्सप्लोरर देखा है? यस सर। ठीक है, भाई लिकेश एकदम तुरंत बोला यस सर, मैं तो रोज़ देखता हूँ। ओके, सो उसमें वैसे ही पूछा जा रहा है, क्या ए बी विदा फोर्स वाला हिस्सा है? बोलो। नहीं। यस हाँ मतलब है, हाँ ठीक है, सॉरी ए बी तो है। क्या सी डी बी सी, क्या बी सी बिना फोर्स वाला हिस्सा है? नहीं। नहीं है, नहीं। ठीक है। ठीक है। तो वैसे ही आप लोग बोलते हैं नहीं। ओके, और ए बी और सी डी जो है ये बिना फोर्स वाला हिस्सा है। क्यों बिना फोर्स वाला हिस्सा है, कोई क्योंकि बताएगा? वहां पे वेलोसिटी कांस्टेंट है। क्योंकि वहाँ पे वेलोसिटी वेलोसिटी कांस्टेंट। कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट है, ये कैसे पता लगा? सर डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी होता है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप तो वेलोसिटी बताता है, और क्योंकि स्ट्रेट लाइन है इसलिए स्लोप जो है उस पूरे रीजन में, ए बी रीजन में कांस्टेंट है। और यही बात सी डी रीजन के लिए भी कही जा सकती है, ठीक है। सी डी रीजन में भी स्लोप जो है कांस्टेंट है। हालांकि ए बी और सी डी में क्या फ़र्क है? सीडी सर माइनस में होगा। तो ये समझ में आ रहा है कि ए बी पॉजिटिव स्लोप है, सी डी नेगेटिव स्लोप है। या इसका मतलब ए बी जो ड्यूरेशन है, ए बी जो रीजन है उसमें पार्टिकल पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और सी डी डायरेक्शन में वो नेगेटिव मतलब उल्टे डायरेक्शन में मूव कर रहा है। एक बार फ्रंट जा रहा है तो दूसरे बार बैक जा रहा है, ऐसा सिचुएशन है, ठीक है। ये सारी चीज़ें अब ग्रास्प मेरे ख्याल से आप लोगों ने, सब लोगों ने कर ली है हमारे प्रीवियस एक्सरसाइज से। ओके, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, आगे के क्वेश्चंस में। ओके, कौन सा क्वेश्चन? पार्टिकल टू फ्रेम्स F1 pseudo forceful particle seen from which of the following are not। ओके, सो 8th क्वेश्चन है इसमें नीचे 79th पेज में। अ पार्टिकल इज ऑब्जर्व फ्रॉम टू फ्रेम्स S1 एंड S2। द फ्रेम S2 moves with respect to S1 with an acceleration a। Let F1 and F2 be pseudo forces on particle when seen from S1 and S2 respectively। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट पॉसिबल, ये बोला गया है, ठीक है। सो दो फ्रेम्स हैं, एक फ्रेम और फिर कहा गया है कि S2 जो है S1 के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेटेड है, ठीक है। और फिर पूछा गया है कि भाई लेट F1 एंड F2 बी द सूडो फोर्सेस ऑन द पार्टिकल
when seen from S1 S2 respectively, which of the following is not possible। खाली सूडो फोर्स के बारे में पूछा गया है कि ऐसा कौन सा फ्रेम है इसमें, मतलब सूडो फोर्स F1 F2, क्या ये हो सकता है कि दोनों में सूडो फोर्स जीरो हो, क्या ये हो सकता है कि एक में सूडो फोर्स जीरो हो दूसरे में नॉन जीरो हो, क्या ऐसा हो सकता है कि दोनों में सूडो फोर्स नॉन जीरो, ये पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ होगा, पूछेंगे 5 4 3 2 1। हाँ फिर से बोलना है, ठीक है, फिर से बताते हैं, अच्छे से ड्रॉ करके बताते हैं। ठीक है, सो इन्फॉर्मेशन हमको क्या क्या गिवन है। सो ज़मीन है, ज़मीन पे फ्रेम है, मतलब भाई हम कार बना देते हैं। तो एक कार है, ठीक है, इस कार के ऊपर पर्सन S1 है, दूसरा कार है, इसके ऊपर पर्सन जो है S2 है। ठीक है, ये दोनों क्या देख रहे हैं, ये दोनों देख रहे हैं किसी इवेंट को, किसी इवेंट को, मतलब भाई मान लेते हैं कि ट्रक है, इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है। ठीक है, अब ट्रक है, इसके ऊपर ब्लॉक रखा हुआ है, ज़मीन पे जो बंदा बैठा हुआ है उसके हिसाब से इसमें कोई सूडो फोर्स नहीं है, मतलब उसको इनर्शियल फ्रेम वगैरह मान के चलते हैं हम लोग, उसकी बात नहीं हो रही। बात हो रही है दो फ्रेम्स की, दो फ्रेम्स है S1 S2। ठीक है, इन दोनों का अपना एक्सेलरेशन क्या है क्या नहीं है सब कुछ नहीं बताया गया है, बस ये बताया गया है कि S2 जो है उसका एक्सेलरेशन S1 के रिस्पेक्ट में, जो S1 देख रहा है S2 को, तो S1 को क्या दिखाई दे रहा है, S1 को दिखाई दे रहा है कि S2 जो है उससे A एक्सेलरेशन से दूर भाग रहा है या पास आ रहा है, उसका एक्सेलरेशन A है। डायरेक्शन वगैरह की बात नहीं किया हमने, तो जो भी मान लिया हो। ठीक है, अब पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है कि अब सूडो फोर्स की बात कब आती है, सूडो फोर्स किस केस में लगाते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, या थोड़ा सिंप्लीफाइड करके इस एग्जांपल के हिसाब से बात करें तो अगर जो देखने वाला ऑब्जर्वर है S1 और S2, अगर ये खुद एक्सेलरेटेड है तो इनको सूडो फोर्स दिखाई देगा, अगर ये खुद एक्सेलरेटेड नहीं है तो इनको सूडो फोर्स नहीं दिखाई देगा। ठीक है, ये बात हम लोग समझते हैं। ओके, अब S1 S2 भाग रहे हैं आगे की ओर। ओके, S2 के बारे में कहा गया कि उसका एक्सेलरेशन S1 के रिस्पेक्ट में एक बराबर है, एक्चुअल एक्सेलरेशन की बात दोनों की नहीं की गई है। ठीक है, और पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है इसको लगेगा इस पर कुछ सूडो फोर्स लग रहा है, इसको लगेगा इस पर कुछ सूडो फोर्स लग रहा है, इसके हिसाब से जो सूडो फोर्स लग रहा है ये बताएगा F1 सूडो फोर्स लग रहा है, ये बताएगा F2 सूडो फोर्स लग रहा है। तो पूछा जा रहा है कि क्या F1 ज़ीरो हो और F2 ज़ीरो हो, दोनों एक साथ ज़ीरो हो, या F1 जो है नॉन ज़ीरो हो, F2 ज़ीरो हो, या F1 ज़ीरो हो, F2 नॉन ज़ीरो हो, या फिर F1 भी नॉन ज़ीरो हो और F2 भी नॉन ज़ीरो हो। तो इसमें से कौन कौन सा पॉसिबल है, तो ये हो गया A B C D, तो इनमें से कौन कौन सा पॉसिबल है कौन सा पॉसिबल नहीं है, ऐसा पूछा गया है। क्या ऐसा कोई सिनेरियो है इन चारों में से जो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये पूछा गया है। ठीक है, ओके, तो चलो पहले डी सिनेरियो की बात करते हैं। सूडो फोर्स अकॉर्डिंग टू दिस पर्सन, सूडो फोर्स अकॉर्डिंग टू, अच्छा यहाँ तक समझ में आया, क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो पूछेंगे। 5 4 3 2। सर इसमें एक्सेलरेटेड कौन सा है, क्वेश्चन एक बार और रिपीट। एक्सेलरेटेड दोनों कार में से कौन सा है ये पूछ रहे हैं आप, यस सर। ये बताया नहीं गया आपको, आपको सिर्फ यही बताया गया है कि ये इसके हिसाब से एक्सेलरेटेड है, यानी कि दोनों का एक्सेलरेशन इक्वल नहीं है, इसका एक्सेलरेशन A1 होगा तो इसका A1 प्लस A ऐसा कुछ होगा। ठीक है, इक्वल नहीं है दोनों का एक्सेलरेशन, बस ये इन्फॉर्मेशन गिवन है, बट क्या दोनों में से कोई एक्सेलरेटेड है नहीं है ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन आपको गिवन नहीं है। ठीक है, इस इतने इन्फॉर्मेशन के हिसाब से आपसे पूछा जा रहा है कि क्या ये पॉसिबल है कि दोनों के हिसाब से सूडो फोर्स नॉन ज़ीरो हो, क्या ये पॉसिबल है, या इसको दूसरे तरीके से पूछते हैं, क्या ये पॉसिबल है कि दोनों का एक्सेलरेशन नॉन ज़ीरो हो।
तो बताएंगे क्या ये, अच्छा यहाँ तक समझ में आया तो पूछेंगे, नहीं आया समझ में यहाँ तक तो पूछेंगे। 5 4 3 2 1 0, ठीक है। इंडिविजुअल एक्सेलरेशन गिवन नहीं है। दोनों के हिसाब से फोर्थ केस हमने देखा कि भाई एनालाइज कर रहे हैं कि क्या ये हो सकता है, एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है। सूडो फोर्स कब मिलेगा? जब मूव करने वाला खुद एक्सेलरेटेड होगा। तो क्या ये पॉसिबल है कि दोनों ही एक्सेलरेटेड हो? यस सर। बिल्कुल पॉसिबल है, ठीक है। इसका एक्सेलरेशन हमने मान लिया 2 फ्रंट की ओर, इसका एक्सेलरेशन ए की वैल्यू मान लेते हैं 5, इसका एक्सेलरेशन 7 आगे की ओर। ऐसा पॉसिबल है ही है, कौन रोक रहा है इनको, ठीक है। ये सब पॉसिबल है। ओके, सो फोर्थ केस तो पॉसिबल है ही है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि S1 एक्सेलरेटेड हो, S1 एक्सेलरेटेड ना हो, S1 एक्सेलरेटेड ना हो और S2 एक्सेलरेटेड हो, यानी कि इस केस की बात कर रहे हैं। इस केस में क्या दिखाई दे रहा है? S1 के हिसाब से सूडो फोर्स 0, यानी कि S1 एक्सेलरेटेड नहीं है, इसका एक्सेलरेशन 0 हो, इसका एक्सेलरेशन नॉन ज़ीरो हो। क्या यह पॉसिबल है? ये कांस्टेंट स्पीड से चल रहा हो या रुका हुआ ज़मीन पे हो, इसकी गाड़ी रुकी हुई है और इसकी एक्सेलरेशन नॉन ज़ीरो हो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ये पॉसिबल है ही, ऑफ कोर्स सी बात है कि भाई इसको आप रोक दो, इसके हिसाब से बोला गया है कि ये मूव कर रहा है आगे की ओर, एक्सेलरेटेड है किसी तरीके से, इसका एक्सेलरेशन अपने आप नॉन ज़ीरो हो जाएगा अगर इसका ज़ीरो हुआ तो, ठीक है। तो ये तो पॉसिबल है, ठीक है। अब इसको मिटाया जाए, ये वाला समझ में आ गया सेकेंड पार्ट। 5 4 3 2 1 0, ओके ठीक है, सेकेंड पार्ट समझ में आ गया। अब ये थर्ड पार्ट, इसको एनालाइज करना है। क्या ऐसा मुमकिन है कि इसका एक्सेलरेशन 0 हो और इसका एक्सेलरेशन नॉन ज़ीरो हो? क्या ये पॉसिबल है? यस सर। ये भी पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है? आप बोलोगे भाई दोनों का रिलेटिव एक्सेलरेशन दिया हुआ है, दोनों के बारे में कहा गया है कि भाई ये इसके हिसाब से एक्सेलरेटेड है, ठीक है। तो अगर इसका खुद का एक्सेलरेशन 0 होगा और इसका खुद का एक्सेलरेशन पीछे की ओर कुछ है, 5 मान लिया, तो इसको दिखाई देगा कि ये एक्सेलरेटेड मेरे से दूर जा रहा है 5 की एक्सेलरेशन से। तो ये तो पॉसिबल है कि इसका खुद का एक्सेलरेशन 0 हो और इसका एक्सेलरेशन नॉन ज़ीरो हो। उसके बावजूद हाँ, अगर वैसा हुआ तो फिर ये वाला केस सेटिस्फाई हो जाएगा, ठीक। मतलब वो मेरे ख्याल से समझ में आना चाहिए ये पार्ट नहीं समझ में आएगा तो पूछेंगे। 5 4 3 2 1 0, ओके ठीक है, ये पार्ट भी समझ में आ गया। अच्छा, क्या ऐसा पॉसिबल है कि इसका भी एक्सेलरेशन 0 हो और इसका भी एक्सेलरेशन 0 हो एक साथ? नो सर। ये चीज़ नो सर। पॉसिबल है ही नहीं। क्वेश्चन में गिवन है कि इसके हिसाब से ये एक्सेलरेटेड है, तो अगर इसका एक्सेलरेशन 0 होगा तो इसका एक्सेलरेशन 0 + 5 टाइप का कुछ हो जाएगा, ठीक है। या इसका एक्सेलरेशन अगर 0 होगा तो इसका एक्सेलरेशन 0 - 5 टाइप का हो जाएगा। दोनों एक साथ नॉन एक्सेलरेटेड नहीं हो सकते। इसका मतलब ये वाला जो केस है ये पॉसिबल नहीं है। F1 F2 दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकते, दोनों में से एक हो सकता है, दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकते, ठीक है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आएगा पूछेंगे। 5 4 3 2 1 0, ओके 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 ठीक है। पर्सन सेज द मेजर द एक्सेलरेशन पार्टिकल टू बी नॉन ज़ीरो व्हेन नो फोर्स वाज एक्टिंग ऑन द मेजर द एक्सेलरेशन पार्टिकल, ओके ठीक है, जो भी है ओके। सो यहाँ पे हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास आप आज यहाँ पे हॉल्ट करते हैं, आगे दूसरा चैप्टर ले लेंगे सर्कुलर मोशन में भी। और अगर आप लोग का कोई डाउट होगा तो उसको हम लोग, ओके हर्षा का डाउट था कल का, उसको मैं एड्रेस कर देता हूँ। तो हर्षा का था, किसका था मेरे को याद नहीं, हर्षा का ही था शायद, तो मैं उसको एड्रेस कर देता हूँ अभी। हर्षा का, ओके ढूंढो ये वाला, ओके ठीक है। सो वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो बहुत सिंपल था, चलो देख लेते हैं। तो इसमें कहा गया था, ओके
सो क्लास का ही एक डाउट है, भाषा को समझ में नहीं आया था, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप लोग चाहे तो इसको देखिए। ओके, मैं एक बार अटेंडेंस नोट कर लेता हूँ अभी का। ठीक है। खैर क्लास रिकॉर्डिंग में ऑफ कर देता हूँ, हर्षा का डाउट ले लेता हूँ।